दहलीज पार की तो ससुराल से नाता खत्म। मैं क्या करूं? मैंने कितनी देर कोशिश करके देख ली कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन मुझे तो नींद आने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे माँ की याद आ रही है। मुझे माँ के पास जाना है। अभी तो रात के 3 बज रहे हैं। क्या करूं? माँ को फोन करती हूँ। सोना ने ऐसे बोलकर अपनी माँ को वीडियो कॉल किया और अरे नहीं, इतनी रात को कौन ही फोन कर रहा है? अरे माधुरी, सोना फोन कर रही है। हाय मेरी बच्ची, इतनी रात को क्यों फोन कर रही है? अजी देखिए तो सही, क्या बोल रही है? वीडियो कॉल है शायद। माधुरी ने घबराते हुए अपनी बेटी के फोन को रिसीव किया, जिसके बाद माँ, क्या बात है मेरी बच्ची, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, मुझे बस आपकी याद आ रही है, और याद भी इतनी आ रही थी कि मुझसे फिर बस रहा नहीं गया। माँ मुझे नींद भी नहीं आ रही है, आंखें बंद कर रही है तो आपका ही चेहरा दिखाई दे रहा है। माँ अगर आप कहे तो क्या मैं अभी आपके पास आ जाऊं? सोना तू भी ना, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी ऐसे रात को फोन करके। माँ लेकिन मेरा क्या, मुझे मासी के घर रुकना ही नहीं चाहिए था। अब मुझे आप अपने पास बुला लो ना माँ। देख बेटा, अभी रात के 3 बज रहे हैं। अभी तो ना मैं तुझे लेने आ सकती हूँ और ना ही तू आ पाएगी। और तू सो जा, बस 3 घंटे की तो बात है। उसके बाद 6 बज जाएंगे, तू 6 बजे वाली ट्रेन से आ जाना। लेकिन माँ। बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है। अभी तो तुझे भी पता है कि तू बस एक दिन को अपनी मासी के घर रुकी है। बाद में तो तुझे पूरी उम्र ही ससुराल में गुजारनी है। बता, वहां फिर तू सब कैसे संभालेगी? सब हो जाएगा। अच्छा माँ बाबा, आप दोनों से बात करके दिल को सुकून मिल गया। अब आप दोनों ही सो जाओ, मैं भी सो रही हूँ। फिर 6 बजे वाली ट्रेन से 8 बजे तक मैं घर आ जाऊंगी। सोना की बात को सुनकर माधुरी बस मुस्कुरा दी, जिसके बाद सोना ने भी फोन रख दिया और वो सोने के लिए लेट गई। सोना एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की थी जो कि अपने माँ बाप और भाई के साथ रहती थी। सोना बचपन से ही अपनी माँ से दूर नहीं रही थी, जिसकी वजह से वो अगर एक भी दिन अपनी माँ से दूर रहती थी तो उसे रहा नहीं जाता था। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन सोना अपनी मासी के घर थी। दिन में तो वहां रह ली थी, लेकिन रात को सोना को नींद नहीं आई, जिसके बाद वो सुबह होते ही अपने घर आने को रेडी हो गई। अच्छा मासी, अब मैं चलती हूँ हाँ घर। हाँ ठीक है, अभी कल शाम तो आई थी और अब इतनी जल्दी से जा रही है। मैंने आज तेरे लिए न जाने क्या क्या बनाने को सोचा था, लेकिन तू रुक ही नहीं रही है। अरे मासी, आप भी ना, आप बुरा ना मानिए, मैं किसी दिन आपकी बड़ी बहन के साथ यहाँ आऊंगी तो मैं बहुत दिन रुक कर जाऊंगी। चल कोई बात नहीं, अब तू जा ही रही है तो ये मासी की तरफ से छोटा सा तोहफा ले जा, और दीदी को जाके मेरा नमस्ते कहना। आस्था की बात को सुनकर सोना ट्रेन में चढ़ गई और उसने आस्था को बाय किया, जिसके बाद ट्रेन चल दी और कुछ ही देर में सोना अपने घर पहुंच गई। आ गया मेरा घर, आ गया मेरा घर। मैं कितनी ज्यादा मर रही थी यहाँ आने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में ही जा रही हूँ। सोना ऐसे बोलकर अपने घर में गई और माँ, माता श्री कहाँ हो? अपना चेहरा तो दिखाओ। हाँ सोना, मेरी बच्ची आ गई तू। माधुरी एकदम से आकर सोना से लिपट गई। दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे को गले लगा लिया, जिसके बाद ओहो देखो तो बस जरा, बरसों के बिछड़े हुए मिल गए। क्या बात है, ये तो जन्म जन्म का मिलन हो गया आज। भाई आप नहीं समझेंगे, मेरे लिए मेरी माँ से दूर रहना कितना मुश्किल है। माँ चाहे तुम मेरी शादी क्यों ना करा दो, आपकी बेटी शादी के बाद घर आना नहीं छोड़ेगी। तुझसे ये कौन कह रहा है कि तू आना छोड़ देना? ये घर तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुला था, खुला है, खुला रहेगा। जब तेरा दिल करे तू आना। अरे भाई, माँ बेटी का मिलन हो गया हो तो बाबा से भी मिल लो। बाबा? सोना का एक ही दिन घर से बाहर रहना सभी को भारी भारी सा लग रहा था। एक दिन घर में नहीं रही तो मानो घर की सारी रौनक ही चली गई। पता नहीं ससुराल जाएगी तो हमारा क्या होगा। कुछ ही दिनों के बाद सोना की शादी थी, जिसकी वजह से और सभी का दिल भारी हो रहा था। ऐसे दिन गुजर गए और आज के दिन सोना की शादी थी। सब कुछ अच्छे से ही सोना की शादी के दिन हो गया था और अब सोना अपने ससुराल के दरवाजे पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी हुई थी। अरे नहीं, मुझे तो यहाँ आकर घबराहट सी हो रही है। माँ नहीं है ना यहाँ। बहू, मीरा बहू, अपनी देवरानी के लिए जल्दी से आरती की थाल लेकर आओ। वो बेचारी खड़ी हुई है। हाँ तो सोना बहू, कैसा लग रहा है तुझे अपनी ससुराल आकर? माँ जी अच्छा लग रहा है। लगना भी चाहिए, क्योंकि अब यही तो तेरा घर है। जी, अब इस घर में अपना दिल लगा लेना, क्योंकि अगर दहलीज को तूने अब पार किया तो ससुराल से नाता खत्म, और विदा होकर डोली उठ कर आई है तो मायके से भी नाता खत्म। लीजिए माँ जी, मैं थाली ले आई हूँ। ले आई है तो मुझे क्यों दे रही है? अपनी देवरानी की आरती करना।
हाँ माँ, इनके अंदर तो अक्ल ही नहीं है। अब देखो आपको ला कर दे रही हैं। कोई बात नहीं राधिका, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी आरती कर देती हूँ। मीरा की बात को सुनकर राधिका मुस्कुरा दी, जिसके बाद मीरा ने अपनी देवरानी की आरती की और अब बस सोना घर में आने ही वाली थी कि तभी। भैया आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। अरे क्या है राधिका? भैया अगर भाभी को लेकर जाना है ना तो पहले मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हो, नहीं तो नहीं। और पैसे भी पूरे 20,000 चाहिए। माधव ने राधिका से बहस नहीं की, जिसके बाद उसने उसे मुंह मांगे पैसे दिए और फिर सोना घर के अंदर आ गई। जिसके बाद स्वागत है तेरा बहू, बहुत बहुत स्वागत है। अब तू इस घर की दहलीज के अंदर आ गई है। अगर अब तूने इस घर की दहलीज को लांगा तो तेरा ससुराल से नाता खत्म, समझ आया? मीरा जा अपनी देवरानी को इसका कमरा दिखा दे। जी माँ जी। सोना आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाती हूँ। मीरा सोना को ऐसे बोलकर कमरा दिखाने लेकर जाने लगी कि तभी भाभी आपकी शादी हुए कितना वक्त हो गया है? मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। 4 सालों में तो आपको यहाँ के रीति रिवाज और सब कुछ समझ आ ही गया होगा ना? तो बताइए ना माँ जी, ये बार बार दहलीज और नाते की क्या क्या बोल रही थी? अच्छा सवाल किया। और मुझे लगता है कि तुम इस घर की बहू बन रही हो तो तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए। हमारे घर में एक नियम है कि लड़की की शादी हुई तो उसका मायका खत्म, मतलब कि मायका अब बस नाम का ही रहेगा। ना मायके वाले बेटी की ससुराल आएंगे, ना बेटी मायके जाएगी। और तो और माँ जी फोन पर भी बात नहीं करने देती है। और अगर तुम इस नियम को तोड़कर अपने मायके वालों को यहाँ बुलाती हो या उनसे मिलने को चाहती हो तो तुम्हारा ससुराल से नाता खत्म हो जाएगा। क्या कहा? शुरू में मुझे भी ये सब इतना मुश्किल लगा था, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे वक्त हुआ तो सब चीजों की आदत बन गई। तुम्हें भी बन जाएगी। क्या? ये लो आ गया तुम्हारा कमरा। अच्छा अब कल सुबह मुलाकात होगी। मीरा ने सोना को कमरे में छोड़ दिया, जिसके बाद कुछ ही देर के बाद कमरे में सोना का पति माधव भी आ गया। माधव जी एक बात बताइए, क्या ये सच बात है कि आपके घर वाले बहुओं को आने के बाद उनके मायके वालों से नहीं मिलने देते हैं? नहीं, अब कल पग फेरा होगा तो तुम मिल लेना। बस कल? मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मुझे ठीक से बताइए कि क्या आपके घर वाले मुझे मेरे मायके जाने देंगे या कुछ और? देखो सोना, ऐसा है, हमारे घर में ये माना जाता है कि जब तक लड़की मायके में होती है वो माँ बाप की है, उसका वही घर है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर लड़कियों का कोई घर नहीं रहता है। ऐसा ही तो लोग कहते हैं, लेकिन मेरी माँ कहती है कि बहू जब लेकर आओ तो उसे अपना घर दो। अब तुम्हें घर मिल रहा है, नाम मिल रहा है, तो तुम्हें क्या पड़ा है कि तुम अपने मायके जाओ? वहां तक तो तुमने अपनी जवानी तक जी ही लिया है ना। क्या क्या बोल रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ, बाकी तुम्हें आगे चलते चलते समझ आ जाएगा। अब सो जाओ, सुबह को फिर बहुत सी रस्में करनी है। माधव की बात सुनकर सोना को टेंशन हो गई, जिसकी वजह से उसे रात को ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। सुबह के 4 बज गए हैं और अभी तक मैंने जरा भी नींद नहीं ली है। मुझे तो बस यही फिक्र खाई जा रही है कि पता नहीं मेरे ससुराल वाले क्या करेंगे, वो मुझे मेरे माँ बाबा के पास जाने भी देंगे कि नहीं। सोना इसी फिक्र में सारी रात नहीं सो पाई। ऐसी ही अगली सुबह मेरा शरीर तो बड़ा ही थका थका लग रहा है। कोई बात नहीं, आज मैं पग फेरे के लिए जा रही हूँ। माँ की गोद में सर रखकर कुछ देर सो जाऊंगी और उनसे अपने दिल की बातें भी बांट लूंगी। सोना ऐसे ही सोचते हुए तैयार हुई और कुछ ही देर के बाद उसका पूरा ससुराल सोना को लेकर उसके पग फेरे की रस्म करने को आ गया। आइए आइए समधी जी, आइए आइए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अरे आओ जीजा जी, आओ। सभी का ऐसे स्वागत हुआ, जिसके बाद माँ, सोना मेरी बच्ची, तेरे लिए तो मेरी आंखें भी तरस गई। एक ही दिन में आपकी आंखें भी तरस गई? तो अगर ज्यादा दिन हो गए तो आपकी तो आंखें खराब ही हो जाएंगी। राधिका, नहीं बेटा, खराब नहीं होंगी। ये तो एक माँ का प्यार होता है। मेरी आंखें तो बस आस में लगी ही रहेंगी। अच्छा बहुत हो गई बातें, अब आप लोग बैठ जाइए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। तू भी अपने ससुराल वालों के साथ ही बैठ जा सोना, मैं ले आऊंगी। माँ लेकिन बहू, जब तुझे बोला जा रहा है कि बैठ जा तो बैठ जा ना। वैसे भी अब तू इस घर की नहीं है, अब तू उस घर का हिस्सा है। शालिनी की बात को सुनकर सोना बैठ गई। माधुरी ने सभी के आगे नाश्ता लगा दिया, जिसके बाद नाश्ता करने के बाद सभी घर वालों ने खाना खा लिया और अब तो सभी लोग चाय नाश्ते से निपट ही गए हैं, तो अब मैं एक काम करती हूँ, अब कुछ देर को माँ के पास चली जाती हूँ। सोना ऐसे ही सोचकर अपनी माँ के पास जाने लगी कि तभी बहू कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही। अब ऐसे ही और वैसे ही का वक्त नहीं है, चल जाकर गाड़ी में बैठ जा। माँ जी लेकिन अभी तो हमें आए हुए बस 1 ही घंटा हुआ है ना।
हाँ हुआ है तो क्या हुआ, रस्म ही तो करनी थी और हो गई रस्म, अब घर चलो। बस माँ जी मैं एक बार अपनी माँ से बात कर लूँ क्या? नहीं, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुझे, बिल्कुल भी नहीं। चल खड़ी हो और गाड़ी में चल। शालिनी ने सोना को उसकी माँ से बोलने का मौका भी नहीं दिया और बेचारी सोना उदास मन से ही अपने ससुराल को वापस लौट आई। ऐसे ही अगले दिन आज सोना की पहली रसोई थी जिसके लिए वो खाना ही बना रही थी। अरे वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आज बिना टूटे मेरा मंचूरियन बन गया है। बहुत बढ़िया लगता है कि बस तेरा काम यहाँ से खत्म ही होने वाला है, क्यों है ना? माँ जी मेरा मंचूरियन तो बन गया है, खीर भी तैयार है, अब बस हींग के आलू और पूरी बनानी है। सोना की बात को सुनकर शालिनी रसोई से चली गई। कुछ ही देर के बाद सोना ने सारा खाना ही बना दिया, जिसके बाद अरे वाह, यकीन नहीं होता कि ये सब मैंने बनाया है, कितना अच्छा। काश कि मैं माँ पापा को भी ये सब खिला पाती। माँ जी से पूछती हूँ। सोचना भी नहीं सोना। क्यों भाभी? माना कि मैंने अगर दहलीज लांगी तो मेरा इन सभी से नाता खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे मायके वाले तो यहाँ आ ही सकते हैं। तुम्हें अभी यहाँ के नियम नहीं समझ आए हैं सोना। इस घर में आने के बाद लड़की का कोई मायका है ही नहीं, वो तो बस उसका कल है, समझी? क्या? लेकिन इसका मतलब? हाँ, जो तुम अब सोच रही हो वही सच है। चलो अब खाना लगाओ टेबल पर, सभी लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। मीरा की बात को सुनकर सोना ने खाना निकाला और दोनों बहुओं ने खाना टेबल पर परोसा। सभी ने सोना का खाना खाकर उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की, जिसके बाद सोना को शगुन भी मिला। लेकिन सोना अंदर से खुश नहीं थी क्योंकि उसके ससुराल वालों ने उसका नाता मायके से लगभग खत्म सा ही करवा दिया था। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा और अब 1 महीना गुजर गया था। इस 1 महीने में सोना ने ना तो अपनी माँ से बात की थी और ना ही वो अपने घर मिलने किसी से गई थी। आज के दिन सोना अपनी नंद के साथ बाजार आई हुई थी। सारी शॉपिंग तो हो गई, मेरे साथ राधिका है, एक बार राधिका से कहकर देखती हूँ कि वो मेरे साथ चल सकती है क्या। भाभी, सोना भाभी, भाभी सुनिए तो सही। हाँ बोलो राधिका, किस सोच में गुम है? राधिका अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे ऊपर एक कर्म कर सकती हो? यही पास ही मेरी माँ का घर है और मुझे मायके गए हुए काफी वक्त हो गया है, तो क्या तुम मेरे साथ मेरी माँ के घर चलोगी? अरे ये क्या बोल रही हो आप? मैं आपकी माँ के घर जाऊं और आप भी अपने मायके जाएंगी? आपको पता नहीं क्या कि माँ क्या बोलती है? आपको पता नहीं है क्या कि माँ क्या बोलती है? मुझे पता है माँ का कहना है कि लड़की की शादी होने के बाद उसका कोई मायका नहीं होता है, लेकिन राधिका तुम भी तो एक लड़की हो ना। कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी और जब तुम्हें ससुराल से मायके जाने ही नहीं दिया जाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? बस वैसे ही मुझे भी सोच लो प्लीज, माँ को नहीं बताना। एक बार बस मैं अपनी माँ का चेहरा देखना चाहती हूँ। आपको लगता है कि आपके लिए मैं अपनी माँ को धोखा दूंगी? उस माँ को जिसने मुझे जन्म दिया है? भाभी आपने ये सोच भी कैसे लिया? मैं अपनी माँ को सब सच बताऊंगी कि आपने कैसे बाहर के बाहर ही उनका विश्वास भंग करना चाहा था। नहीं 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 राधिका, ऐसा नहीं करना। माँ जी को कुछ नहीं बताना। चलो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, भूल जाओ उस बात को। ऐसे कैसे भूल जाओ? आपने पूरी बात मुझे बताई है, अब मैं भूल नहीं सकती। आज आपने मुझसे कहा है, कल को क्या पता आप हम सभी की नाक के नीचे से ऐसे भी कर दो तो। राधिका ने सोना की एक बात तक नहीं सुनी। कुछ ही देर के बाद दोनों नंद भाभी घर पहुंची तो राधिका ने सोना की ही शिकायत की, वो भी एक ही 4 लगाकर। माँ आपको पता है ये भाभी अपनी माँ के घर जाने की बात कर रही थी और जब मैंने मना किया तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे कहने की क्या है, तुम माँ बेटी तो पागल ही हो पागल, मैं तो अपनी माँ के घर जाऊंगी ही। राधिका ऐसा तो कुछ नहीं बोला था मैंने, तुम माँ जी से झूठ क्यों बोल रही हो? हाँ आपने कहा तो था, अब मुझे गलत साबित कर रही हो। वो तो सब मुझे पता है कि तू कितनी उतावली हुई रहती है मायके जाने के नाम से। तुझे ससुराल में चैन नहीं है ना? तेरा दिल नहीं करता है कि तू अपने ससुराल में रहे? तुझे तो बस अपने मायके में ही मरने की पड़ी रहती है। ठीक है, देती हूँ मैं इजाजत, जा मायके, लेकिन फिर कभी यहाँ वापस नहीं आना। शालिनी ऐसे गुस्सा नहीं करो, बहू को एक मौका तो दो। हो भी तो सकता है कि उसका सच में ही दिल न लग रहा हो। नहीं मुकेश जी, इसको तभी अक्ल आएगी। अब इसे इसके ससुराल से निकाल दिया जाएगा और जब ये अपने मायके जाएगी तब इसे ये एहसास करवाया जाएगा कि इस घर को वो अपना समझ कर आई है और वो तो अब उसके अपने ही नहीं हैं, और फिर इसे अक्ल आएगी। शालिनी के ऐसे ही जो भी मुंह में आया उसने वो सब कुछ ही बोल दिया, जिसके बाद बेचारी सोना बस आंखों में आंसुओं को लिए अपने कमरे में चली गई। सोना, हाँ बोलिए जेठानी जी। सोना देखो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा बहुत मन है अपने मायके जाने का, लेकिन बात को समझो। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था।
भाभी राधिका ने झूठ बोला है, वो भी सरासर। मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला था और ना ही सोचा था। मैं जानती हूँ कि तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोली होंगी, लेकिन सोना तुमने जिस इंसान से कहा वो ठीक नहीं था। तुम समझ रही हो ना, राधिका ऐसी ही है, वो एक बात की 4 बातें लगाती है, इसलिए तो हम भी घर में उससे ज्यादा बात नहीं करते हैं। चलो अब चुप हो जाओ। मायके के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से तुम सोच रही हो वो तरीका गलत है। मीरा की बातें सुनकर सोना ने खुद को संभाल लिया, लेकिन ठीक है भाभी, आपने कहा तो मैं मान रही हूँ, लेकिन ये लोग ज्यादा दिन मुझे मेरे मायके जाने से रोक नहीं पाएंगे, ये भी तय है। मैं आपको भी आपके मायके वालों से मिलवा कर रहूंगी और मैं खुद भी अपनी माँ के घर जाकर रहूंगी। तुम फिर से जिद पर आ रही हो, लेकिन चलो तुम अपना लक आजमा लो। मीरा ऐसे बोलकर सोना के कमरे से निकल आई। कुछ ही देर के बाद सोना भी नॉर्मल हो गई और सभी काम घर के करने लग गई, जैसे कि वो रोज करती ही थी। भाभी आप कुछ कर रही हो क्या? क्या है? मेरा ना मन चाय का हो रहा है, तो मुझे एक कड़क चाय बना कर दे दो। ठीक है, मैं बनाती हूँ। वैसे राधिका एक बात बताओगी, तुमने मेरी बात को और मसाला लगा कर क्यों बताया, जरा बताओगी? क्या है ना, बिना मसाले के कहाँ मजा आता है भाभी, इसलिए मसाला तो जरूरी है। तो तुम्हें अपने ही घर में कलेश करवाना पसंद है? हाँ बिल्कुल, जब जल्दी से। क्या है ना, मुझे चाय जब मैं बोल दूं ना तब पी लेना ही पसंद है। राधिका की बात को सुनकर सोना को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को बस दबाया और उसे चाय बना कर दी। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजरे और आज के दिन सोना का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा था अपनी माँ से मिलने का। घर में दोपहरी के वक्त सभी सो रहे थे। ऐसे में सोना के मन में ख्याल आया, दोपहरी का वक्त है, सभी सो भी रहे हैं, किसी का मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं है। एक काम करती हूँ, माँ से फोन में बात कर लेती हूँ। नहीं, यहाँ तो दीवारों के भी कान है, इसलिए यहाँ फोन नहीं करूंगी। मैं एक काम करती हूँ, शाम की सब्जी लेने के बहाने निकल जाती हूँ और माँ से मिल लाऊंगी और सब्जी भी ले आऊंगी। हाँ, ऐसे ही करती हूँ। सोना ने जैसे प्लान बनाया था उसने वैसा ही किया। उसने अपने घर में से सब्जी की बास्केट को उठाया और वो बस जा ही रही थी कि तभी उसे उसके जेठ अनुज ने रोक दिया। अरे कहाँ जा रही हो सोना? कुछ नहीं अनुज जी, वो जेठ जी शाम को सब्जी बनेगी ना, तो बनाने के लिए तो मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये कांपते हुए शब्द और झूठ को मैं पकड़ नहीं पाऊंगा? मुझे अच्छे से पता है कि तुम कहीं और जाने की प्लानिंग कर रही हो और बस मुझसे झूठ बोल रही हो। देखो सोना, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो तुम यहां से सीधा अपने कमरे में चली जाओ, नहीं तो तुम्हारा ही घर टूटेगा। जाओ, मैं मां से कुछ नहीं कहूंगा। सोना की चाल आज भी जाने की नाकाम हो गई थी। ये क्या, आज भी मैं पकड़ी गई, अब मैं क्या करूं? जेठ जी आप प्लीज माँ को बताना नहीं, आइंदा मैं कभी ऐसी कोई कोशिश नहीं करूंगी, मुझे बस आप माफ कर दीजिए। सोना की बात को सुनकर अनुज ने उसे माफ कर दिया, जिसके बाद सोना अपने कमरे में ही आ गई और उसने सोच लिया था कि अब वो वापस से कभी अपने मायके जाने की कोशिश नहीं करेगी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और अब सोना ने अपने मायके जाने की जिद भी छोड़ दी थी। ऐसे ही आज के दिन वो नॉर्मली अपने ससुराल में ही थी कि तभी उसके पास उसकी माँ का फोन आया। हेलो, कौन? हेलो सोना बेटा। माँ ये आप ही हो ना? किस देश में रहने लगी है तू? ना कोई फोन किया है ना कोई खबर। हाँ माँ, वो अभी तू पहले मेरी बात सुन। पता है तुझे तेरे भाई का आज एक बाइक से एक्सीडेंट हो गया, यही बताने के लिए फोन किया था। क्या कहा, एक्सीडेंट हो गया? माँ भाई ठीक तो है ना? हाँ ठीक ही है, तुझे याद कर रहा है, आजा घर, तेरे बाबा भी तुझे देखने को तरस गए हैं। हाँ माँ, आ रही हूँ मैं। सोना ने ऐसे बोलकर फोन को काट दिया, जिसके बाद उसे उसका ससुर मुकेश बोला, क्या हुआ बहू, किससे बात कर रही थी? बाबा वो मेरे भाई का ना एक्सीडेंट हो गया है, इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा। क्या कहा? कोई कहीं नहीं जाएगा, बस ये मेरे ऑर्डर्स है। अरे मरे तो नहीं है ना, जिंदा ही है ना, तो बस घर में ही रहो आप। ये तुम क्या बोल रही हो? अरे सही तो कह रही है राधिका, ऐसी कोई इमरजेंसी तो है ही नहीं ना, इसीलिए घर में ही रहो। तुम्हारी फोन पर बात हो तो गई है, बस इतना काफी है। आप सभी लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको भाई बहन के रिश्ते का, उनके प्यार का अंदाजा ही नहीं है शायद। माधव की बात को सुनकर सोना कमरे में रोती हुई फिर से कमरे में ही आ गई और जहां पर सोना रो नहीं, ये सभी लोग खुद को समझते क्या है? मेरे भाई की चोट लगी है, लेकिन इन्होंने मुझे वहां भी नहीं जाने दिया। आखिर क्यों? तुम ये बात समझ क्यों नहीं लेती हो सोना कि हम लड़कियां अपने ससुराल में अपने ससुराल वालों के आगे नहीं बोल सकते हैं? ठीक है, समझ लिया मैंने। इस घर से अब हम लड़कियों को उनके मायके
बस जब जाने दिया जाएगा, वो भी गैरों की तरह, जब हमारे घर वालों की अर्थी उठेगी। और अब मैं किसी से नहीं कहूंगी कि मुझे मेरे मायके जाना है, क्योंकि आप सभी कोई भी मुझे वहां जाने नहीं देंगे ना। सोना ऐसे ही रो रो कर खुद को समझाने लगी। मीरा भी बस वहां बेबस सी खड़ी हुई थी, क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और अब सोना अपने ससुराल वालों की शर्त पर राजी हो गई थी। अब उसने सोच लिया था कि जैसे उसके ससुराल वाले उसे करने को बोलते हैं, वैसे ही अब वो अपने घर में रहा करेगी, और उसने मायके जाने की भी जिद छोड़ दी थी। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन राधिका को देखने लड़के वाले आ रहे थे। दोनों भाभियां उनके ही आने की तैयारी में लगी हुई थी। अरे सोना, मैं तो आज बड़ी खुश हूँ। अच्छा ही है कि हमारी चांडाल जैसी नंद की शादी हो जाएगी, तो हमें भी कुछ वक्त जरा चैन की सांसें लेने को मिल जाएगी। हाँ, इतनी चंठन ननद के साथ रहना इतने खतरे से खाली नहीं है। अच्छा ही है अब राधिका की शादी हो जाएगी, कम से कम हमारा उससे पीछा तो छूटेगा। और दूसरा तो ये देखने के लिए भी इंतजार कर रही हूँ कि ये अपनी बेटी को पराया कर पाएगी भी या नहीं। अपनी बेटी को तो पराया कर पाना मुश्किल ही है। देखना राधिका का यहाँ आना बंद नहीं होगा। होना तो चाहिए, क्योंकि जैसे बहुओं को बिल्कुल जूते की नोक पर रखा है, बेटी के साथ भी वही बर्ताव करो। सोना और मीरा दोनों ऐसे ही बात कर रही थी। कुछ ही देर में राधिका को देखने लड़के वाले आ गए, जिसके बाद आपकी बेटी को मैं एकदम अपनी बच्ची की तरह रखूंगी, मेरा यकीन मानिए। ये औरत तो ठीक लग रही है, इसका मतलब कि अब तो रिश्ता पक्का। हाँ काश। कल्याणी जो कि राधिका के लिए रिश्ता लेकर आई थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी औरत थी, जिसकी वजह से शालिनी को उसकी बातों से ही कल्याणी का घर अपनी बेटी के लिए सबसे ज्यादा सही लगा, और उसने राधिका का रिश्ता कल्याणी के बेटे मोहित से तय कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद राधिका की शादी भी हो गई और आज राधिका अपने मायके पग फेरे के लिए आई थी। माँ, आज तो मैं अपनी ससुराल के साथ आई हूँ। आज तो मैं शाम तक रुक कर जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तेरा ही घर है, जब तक दिल करे तब तक रुकना। शालिनी और राधिका की बातें दोनों भाभियां सुन रही थीं। ठीक है, तो भाभी आज आप दोनों को मेरी पसंद का खाना बनाना पड़ेगा। आज आप दोनों बनाना बटर चिकन, पूरी सब्जी और रसमलाई। ठीक है, हम दोनों बना देंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, क्यों परेशान होती हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ भाभी, आप परेशान ना हो। अरे नहीं, इसमें क्या परेशानी वाली बात है, हम है ना, बना देंगे ना। दोनों बहुएं ऐसे ही बोलती हुई चली गईं और खाना बनाने लगी। भाभी, दो गुली पंती देख रही हैं आप, हमारा पग फेरा 1 घंटे का, और बेटी अब शाम को जाएगी। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि कुछ भी हो जाए, हमारे लिए और राधिका के घर वालों के लिए नियम अलग हैं। लेकिन माँ बाप की भावना अलग नहीं होती है। मेरे माँ बाप और आपके माँ बाप भी आपको याद करते होंगे भाभी। सोना को सारी बातें फील हो रही थी। ऐसे ही शाम तक सोना की नंद राधिका अपने मायके में मौज करती रही, और शाम के बाद वो आराम से खाना वाना खाकर अपने घर को गई। ऐसे ही अगली सुबह आज राधिका की अपने ससुराल में पहली रसोई की रस्म थी, जिसके लिए उसने अपने पूरे मायके वालों को अपने ही घर बुला लिया। हर बेटी की इच्छा होती है कि जब वो अपने ससुराल का खाना पहली बार बनाए तो अपने माँ बाप को भी खिलाए। इसलिए मैं भी चाह रही थी कि मेरी पहली रसोई पर मेरे माँ बाप भी आ जाते, लेकिन किसी को तब मेरी भावनाओं की कोई चिंता नहीं थी। अब बेटी ने बुलाया है तो सभी कैसे जा रहे हैं। अरे सोना, तैयार हुई कि नहीं हुई? जल्दी से चलो, सभी गाड़ी में बैठ गए हैं। आ रही हूँ। सोना मुंह बनाती हुई चली गई और फिर वो सभी राधिका के घर पहुंच गए, जहां राधिका ने अपनी पहली रसोई का खाना बनाया। समदन जी, देखिए कितना अच्छा खाना बनाया मेरी बच्ची ने आपके घर पर पहली बार। हाँ, खाना तो सच में अच्छा ही बना है। मेरी पत्नी ने तो हैट्रिक मार दिया, वो पहली ही बॉल पर। आप ही ना भैया, हर एक चीज का उदाहरण आपको क्रिकेट से ही देना है। भाभी, खाना सच में बहुत अच्छा बना है, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। भाभी, आप सभी शाम तक तो रुकेंगे ही ना, तो शाम का खाना आप दोनों बना देना। राधिका ने मौका देखते ही बड़ी समझदारी से अपनी भाभियों के ऊपर काम डाल दिया, और वो मना भी नहीं कर पाई। शाम को मीरा और सोना ने ही खाना बनाया, जिस पर उन दोनों को गुस्सा भी आया। ऐसे सिलसिला जारी था और अब राधिका की शादी हुए 1 महीना बीत गया था। इस 1 हफ्ते में राधिका हर रोज अपने मायके आई थी और उसने अपनी भाभियों को भी तंग किया था। राधिका रोजाना अपने मायके आ जाती थी और उससे कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन नंजी तो रोजाना ही मुंह उठाकर चली आती है। पता नहीं माँ जी को अपनी बेटी ससुराल की दहलीज लांघती हुई दिखाई नहीं देती है। लगता है कि अब कुछ करना पड़ेगा। सोना के मन में कुछ चल रहा था। उसने राधिका की सास को फोन मिलाया और मिलने बुलाया। हाँ बताओ सोना बेटा, तुम भी मेरी बेटी की तरह हो, तो मुझे बेफिक्र होकर बताओ क्या बात है। आंटी देखिए, जैसे आपकी बेटी है या मेरी सास की बेटी है, वैसे ही मैं भी किसी की बेटी हूँ, क्यों, है ना।
अब आप ये सोचेंगे कि ये सब बातें मैं क्यों बोल रही हूँ, तो सुनिए। सोना ने कल्याणी को अपने सास की ज्यादती की सारी बातें बता दी, जिनको सुनकर कल्याणी चौंक गई। और ये तो बहुत गलत बात है शालिनी जी की कि वो अपनी बहुओं को उनके मायके जाने नहीं देती है, जबकि मैंने कभी राधिका को नहीं रोका। घर का सारा काम मेरी बच्ची पायल करती है, लेकिन कभी भी राधिका को ये नहीं बोला कि पहले घर का काम कर, उसके बाद कहीं जाना। मैंने आपको इसलिए कैफे बुलाया कि आप मेरी कुछ मदद कर पाए। बेटा तुम चिंता नहीं करो, अब तुमने मुझे अपनी परेशानी बताई है, अब देखना मैं इसका हल जरूर निकालूंगी। कल्याणी की बात को सुनकर सोना को काफी अच्छा लगा। बस फिर क्या था, सोना कल्याणी से बात करके आ गई। कल्याणी ने अभी बात को समझ लिया था और वो अपने घर पहुंची, जहां राधिका आज भी मायके जाने को ही तैयार हो रही थी। कहाँ जा रही है? माँ जी के घर जा रही हूँ। बस यहीं घर में बैठो, कोई भी माँ के घर नहीं जाएगा। क्यों माँ जी, आपको अचानक से क्या हो गया है? अरे मायके में 22 साल गुजार लिए और अब शादी के बाद भी मैंने तुझे हर रोज ही जाने दिया है, लेकिन अब बस 1 महीना होने को आया है, तो अब तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी अपने ससुराल वालों के साथ। लेकिन माँ जी, लेकिन कुछ नहीं। अगर तुझे यहाँ रहना है तो रुक, नहीं तो अगर तुझे जाना है तो जा, लेकिन फिर कभी इस घर की दहलीज ना देखना। कल्याणी ने एकदम शालिनी की तरह बर्ताव किया, जिससे कि राधिका डर गई और वो अपने मायके को नहीं गई। ऐसे ही अब राधिका को मायके न गए हुए 1 हफ्ता हो गया था। मुकेश जी, बड़े दिन हो गए हैं राधिका को ना देखे हुए। राधिका ने तो ना कोई फोन किया है और ना ही वो खुद घर में मुझसे मिलने को आई है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। अपनी बेटी नहीं आई तो कैसी चिंता हो रही है। ठीक है, अच्छा है। राधिका की माँ उसे याद कर ही रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि राधिका घर क्यों नहीं आ रही है। ऐसे ही 1 हफ्ता और गुजरा और आज के दिन राधिका की तबीयत सही नहीं थी। उसका पति तो काम पर ही गया हुआ था और कल्याणी और पायल। राधिका, मैं ना पायल को लेकर कुछ देर को तेरी मौसी सास के घर को जा रही हूँ, तो घर का ख्याल रखना। लेकिन माँ जी, मेरी तबीयत सही नहीं है। भाभी, हम बस कुछ ही देर को तो जा रहे हैं। ठीक है। कल्याणी और पायल राधिका को छोड़कर चली गई। कुछ ही देर के बाद राधिका को तेज बुखार हो गया और उसे घर में घबराहट होने लगी। अरे नहीं, मुझे तो बहुत तेज घबराहट हो रही है, मैं क्या करूं? माँ जी ने माँ के घर जाने को मना किया है। काफी देर तक तो राधिका को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। काफी देर के बाद हिम्मत करके उसने मायके का फोन मिलाया और अपनी बेटी की बीमार आवाज सुनकर शालिनी भावुक हो गई और बोली, तेरी सास को दिखाई नहीं देता क्या? तू घर आजा, करने दे, अगर नाता खत्म भी करेगी तो। शालिनी की बात को सुनकर राधिका अपने मायके आ गई। पीछे से कल्याणी भी आ गई और बहू, तुझसे आने को मना किया था ना मैंने, फिर भी तू यहाँ क्यों आई? ये इसका घर है इसलिए आई। अब आप तो इसे मुसीबत में, बीमारी में होने के बावजूद भी देख नहीं रही, तो क्या एक माँ भी ना देखे? समदन जी, एक माँ का कलेजा ना बड़ा ही नाजुक होता है अपनी औलाद की तरफ से, और ऐसे आप कैसे अपना नाता खत्म कर देगी? शादी हुई है, कोई एग्रीमेंट तो हुआ नहीं है, आप माँ बेटी का रिश्ता नहीं मिटा सकती हैं। शालिनी की बात पर कल्याणी बस मुस्कुरा दी, जिसके बाद कल्याणी बोली, तो आपको समझ आ ही गया है समदन जी कि शादी करना किसी को खरीदना नहीं है, और माँ बेटी का रिश्ता अगर आप इतना ही समझ रही हैं तो ये बताइए कि आपने अपनी बहुओं को क्या कैदी बनाया हुआ है? क्या इनका कोई परिवार नहीं है या इन्हें अपने माँ बाप की याद नहीं आती है? कल्याणी की बात पर शालिनी चुप हो गई, लेकिन फिर कुछ देर के बाद बोली, वाह समदन जी, आपने मुझे कितने अच्छे से समझाया कि मैं क्या कर रही थी। बहुओं, मुझे माफ कर दो, अब मुझे सब समझ आ गया है। तुम अब से आजाद हो अपने मायके जाने को। शालिनी की बात को सुनकर दोनों बहुएं खुश हो गईं। बस फिर क्या था, दोनों ही उसी वक्त अपने माँ बाबा के पास गईं और खूब खुश हुईं, और उसके बाद से मीरा और सोना दोनों भी खुश रहने लगी।